धन्यवाद। मैं प्रतीक्षा में था कि कहीं से कोई आवाज़ आए और फिर हम शुरू करें। डॉक्टर करम सिंह जी पहुंच गए हैं। लाइट इज़ लो। ओके। अब कुछ फ़र्क पड़ा डॉक्टर साहब? अब कुछ फ़र्क पड़ा? नमस्ते भारद्वाज जी, प्रणाम। श्री दीपक भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी आभार। हिमाचल अकादमी के इस आयोजन में मुझे याद करने के लिए डॉक्टर करम सिंह जी का और लाइट कम। अच्छा, अब ठीक है लाइट? बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा एक प्रयास और करता हूँ लाइट के लिए, उसके बाद जुड़ते हैं। अब वशिष्ठ जी भी पहुंच गए हैं, श्री राजेश सारस्वत जी भी पहुंच गए हैं। सबको प्रणाम, सबका स्वागत, सबको प्रणाम। मुझे लगता है आरंभ किया जाए। आज की ये चर्चा, जैसा कि मुझे विषय दिया गया था, गज़ल के फलक पर चर्चा, और थोड़ा सा जैसा कहा गया है कि मैं कुछ अपनी गज़लें भी सुनाऊं। अब मुझे लगता है आवाज़ ठीक आई होगी आपको जी। बहुत शुक्रिया। श्री राकेश कोरला जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। गज़ल पे जब हम बात करेंगे तो उससे पहले मैं बिल्कुल ये साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं गज़ल का सिर्फ एक विद्यार्थी हूँ, और श्री वशिष्ठ जी पहाड़ी में पूछ रहे हैं कि नेरा का जो पाया। राकेश कुमार सिंह जी भी जुड़े हैं। मैंने 4 लाइट्स ऑन की हुई हैं और अब इससे ज़्यादा लाइट तो नहीं हो सकती। श्री राकेश कुमार सिंह जी का भी बेहद स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक स्वागत। गज़ल पे जब हम बात करेंगे तो श्री अमर सिंह तनवर जी भी आए हैं, बहुत शुक्रिया। मैं जैसा कि अपनी बात अर्ज़ कर रहा था कि गज़ल का मैं महज एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ, और ये मैं पूरी औकात में रह के ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि अपना सबको पता होता है। गज़ल का विद्यार्थी हूँ, मैं किसी नक़ाद या किसी उस्ताद की हैसियत से ये बात नहीं कर रहा हूँ। श्री महेंद्र कुमार जी आए हैं, प्रणाम प्रणाम, आपको भी नमस्ते। बहुत शुक्रिया छोटी बहन अदिति, बहुत शुक्रिया। गज़ल साहिबान शुरू हुई ईरान से, ये आप सब लोग जानते हैं। ईरान से शुरू हुई, और तब इसके जो विषय थे वो इश्क और मोहब्बत वगैरह थे। और जब फिर ये हिंदुस्तान पहुंची, भारत पहुंची, तो जाहिर है कि गुलो बुलबुल, सागरो मीना और लबो रुखसार, इस तरह के गेसू जुल्फ़ें, इस तरह का बहुत कुछ विषय वस्तु गज़ल में रहता था। लेकिन उसके बाद गज़ल ने, जैसा कि इसका नाम है गज़ल, गज़ाला की चीख की तरह, या महबूब के साथ बात करते वक्त आप जितने नर्म होते हैं, गज़ल में आप उन्हीं शब्दों का चयन करते हैं और वैसे ही अल्फाज का आप इंतखाब करते हैं। इस तरह की चीज़ें गज़ल के बारे में कही जाती हैं। और एक चीज़ और कही जाती है कि ये गज़ल इस्तियारों में बात करने की विधा है। सबसे ख़ास चीज़ जो गज़ल को गज़ल बनाती है वो है इसका अनुशासन। ये छंदबद्ध लेखन है, और इसमें खुली कविता की तरह जहाँ मर्ज़ी तक आप जाना चाहें, आप खुले होकर के नहीं जा सकते हैं। इसका एक अनुशासन है।
अंत में जो शब्द आते हैं हर गज़ल में उसको रदीफ़ कहा जाता है, और उससे पहले का मिलता जुलता जो शब्द हर शेर में आएगा उसको हम काफ़िया कहा जाता है, और उसका प्लूरल क्वाफ़ी कहलाता है। यानी एक काफ़िया बहुत से जब काफ़िया हो जाएंगे तो उसको फिर हम क्वाफ़ी कहेंगे। जैसे आता है, खाता है, जाता है, तो इसमें जो आता, खाता, जाता है वो क्वाफ़ी हैं, और है जो है वो रदीफ़ है। तो और फिर इसकी अलग अलग बहरें हैं, अलग अलग मीटर हैं, और कई किस्म की बहरें उस्तादों ने खोजी हैं, जिनमें उस्ताद शुरा हजरात ने बहुत पहले से उसमें गज़लें कही हैं। जब गज़ल हिंदुस्तान पहुंची तो कहा गया कि इसमें गुलो बुलबुल और इश्क और इस तरह की बातें होंगी, लेकिन इतिहास गवाह है कि गज़ल ने अपने समय के प्रश्न थे उनकी आंखों में आंखें डालकर भी गज़ल ने देखा, और इस तरह से देखा कि बहुत पहले दक्कन से, साउथ से वली दक्कनी साहब, फिर कुतुब कुली शाह, इस तरह के जो शायर थे, तो ये कहा जाता था कि इश्क और माशूक की बातचीत से आगे नहीं जाना है, वही गज़ल है। तो लेकिन उन्होंने एक शेर कहा कि मुफलिसी सब बहार खोती है। गरीबी जो है वो हर किस्म की बहार को खो देती है। मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। इसका मतलब ये हुआ कि गज़ल अपने समय के प्रश्नों से टकराती रही, उनसे जूझती रही, और मेरे मन में जो चल रहा है मैं उसको गज़ल में कहता रहा, और मैं जिन सवालों के साथ दो चार था मैंने उनको भी संबोधित किया गज़ल में। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मतलब जितने शायर थे। और मीर साहब जो गज़ल के बहुत बड़े हस्ताक्षर हुए, मीर साहब ने एक शेर ये कहा कि शाम से ही बुझा सा रहता है, दिल है गोया चिराग मुफलिस का। ये शेर मीर साहब जैसे लोग भी कह गए, जो अक्सर हमें उनकी ये गज़ल सुनाई जाती है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। उसके बाद साहिर साहब आए, जोश आए, फ़िराक साहब आए, और बड़े बड़े शोरा हजरात आए। अभी हाल ही में हमने वसीम बरेलवी साहब को शिमला बुलाया था। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने गज़ल को आबरू बख्शी। उसके बाद गज़ल ने आपकी जेब में भी झांक के देखा, गज़ल ने आपकी महबूब की आंखों में भी देखा, गज़ल ने आपके किचन के खाली कनस्तर को भी देखा, गज़ल ने आपके राष्ट्रवाद को भी देखा। गज़ल कभी भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं रही, और जिन लोगों ने गज़ल को लेकर के बदलाव लाए उन सब का गज़ल बहुत बहुत शुक्रगुजार रहती है। इसी तरह एक बहुत बड़े शायर हैं उर्दू के, मैं नाम नहीं लूँगा, उनका एक शेर है कि मामूली एक कलम से कहाँ तक घसीट लाए, मामूली एक कलम से कहाँ तक घसीट लाए, हम इस गज़ल को कोठे से माँ तक घसीट लाए। बहुत बड़े शायर हैं, बड़े इनाम भी इनको मिले हैं, और बहुत मकबूल शायर हैं, मशहूर शायर हैं, उतने ही विवादास्पद भी हैं। मैं उनके विवादों पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन नए जो शायरी करने वाले लोग हैं, हमारी तरह के लोग, मेरी उनको ये बहुत दिल से सलाह है कि इस तरह के शेर को फॉलो ना करें। इन शायर साहब ने गज़ल में ये माँ को लाए, ये इनकी एक कंट्रीब्यूशन है कि इनके हर शेर में अम्मी अम्मी, मैया मैया, माँ ज़रूर दिखती हैं। उनका बहुत एहतराम है, उनका बहुत इज्जत है उनकी, लेकिन गज़ल घसीटने की चीज़ नहीं थी, ना है और ना कभी होगी। ये मिसरा अपने आप में बहुत ऑब्जेक्शनेबल है कि हम इस गज़ल को कोठे से माँ तक घसीट लाए। गज़ल
ने अपने दौर को फॉलो किया है, लेकिन ये कहना कि हम कोई चीज़ घसीट के हम इसको माँ तक ले आए, मैं इन शायर साहब से कतई सहमत नहीं हूँ। पिछले दिनों कोरोना काल में इन्होंने इसको थोड़ा सा मजहबी रंग देने की भी कोशिश की थी, तो मैंने उसका भरपूर जवाब दिया था। गज़ल को गज़ल तक रहना चाहिए। उसके बाद फिर सवाल आता है कि कौन सी गज़ल। अब ये भी है कि हिंदी गज़ल या उर्दू गज़ल। आप देखिए कि ईरान से आई हुई गज़ल, जाहिर है ये पर्शियन फॉर्मेट है, और उसके बाद फिर उर्दू में बहुत अच्छी गज़लें कही गई। उर्दू का अपना एक इतिहास है। मिर्ज़ा गालिब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उनको मशहूरी और मकबूलियत मिली, बहुत प्रसिद्धि हुई उनकी। हालांकि जॉन एलिया साहब गज़ल के बारे में ये कहते हैं कि मिर्ज़ा गालिब के यहाँ 25 शेर काम के हैं, और बाकी तो ख़ुद गालिब साहब को भी पता नहीं कि उन्होंने क्या लिखा है। ये जॉन एलिया की स्टेटमेंट हो सकती है। एक जगह गालिब साहब ने ख़ुद भी ये कहा है कि कुछ शेर, कुछ अशार ऐसे अदक यानी ऐसे कठिन मेरे हलक से निकले हैं कि जिनके मानी बयान करना आप मेरे बस में भी नहीं है। ये गालिब साहब ने कहा था, क्योंकि उनकी शुरुआती शायरी बहुत कठिन। अब इसमें भी दो तरह की राय है कि कठिन तो तब तक है कि जब तक आप किसी चीज़ को जानते नहीं, वो भाषा हो या फिर कोई इंसान हो। शहरयार साहब ने भी कहा था कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर जान लीजिए। लेकिन जिस चीज़ की रसाई, जिस चीज़ की रीच हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो, उस विधा को अगर हम उस विधा में कुछ लिखा हुआ पढ़ें तो, और उसके लिए हमें शब्दकोश की ज़रूरत पड़ जाए, तो फिर ये साहित्य नहीं हुआ, ये बुद्धि विलास हुआ, ये पांडित्य की जुगाली हुई, ये अपने कुछ खास होने का प्रदर्शन हुआ, ये गज़ल की सेवा तो नहीं हुई। और उसके बाद हिंदी और उर्दू की बहस, इस चीज़ ने गज़ल का बेहद नुकसान किया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये उर्दू की विधा है, कुछ लोग कहते हैं नहीं अब हिंदी गज़ल भी होती है। मेरा मित्रों, बहुत विनम्रता के साथ ये मानना है कि गज़ल सिर्फ गज़ल होती है, और गज़ल में जो हमें पर्शियन लोगों ने या उर्दू ने जो हमें गज़ल का अनुशासन दिया है, उसको निभाए बगैर अगर हम गज़ल कहते हैं तो वो गज़ल नहीं है। ज्ञान प्रकाश विवेक जी ने एक जगह कहा है कि दो चार अगर हिंदी के शुद्ध हिंदी के शब्द अगर आप किसी शेर में डाल दें और फिर ये क्लेम करें, ये दावा करें कि नहीं ये हिंदी गज़ल है, तो उससे काम नहीं चलता। हिंदी स्वभाव की गज़लें अपने आप में बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर आपकी कोई आलोचना करे उस गज़ल के लिए और आप ये कह के छूट लेने का प्रयास करें कि नहीं ये हिंदी गज़ल है इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा गिरा दिया है, मात्रा को थोड़ा सा उठा दिया है, तो फिर वो बात नहीं बनती। उसमें वो हिंदी की बेइज्जती वाली बात है। हिंदी का दिल और पेट दोनों बहुत बड़े हैं। और उसके बाद की जो बात आती है वो ये आती है कि गज़ल के साथ बदकारियाँ हर दौर में हुई हैं। खुली कविता वालों ने इसका भरपूर विरोध किया कि ये तो तुकबंदी है, ये तो बस छंद में आप कुछ भी कह दें तो वो गज़ल हो जाती है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। तुक में अगर आप डा 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 करेंगे तो ये बिल्कुल छंद में है, लेकिन इसका कंटेंट कोई नहीं है, इसमें विषय वस्तु कुछ नहीं है। इससे न सुनने वाले को कुछ हासिल हुआ और न पढ़ने वाले को कुछ हासिल होगा। छंद में आप कुछ भी कह लें लेकिन उसमें कंटेंट, तो इसका मतलब है कि गज़ल वही मकबूल हुई जिसमें या तो तथ्य बहुत मजबूत था या फिर उसका शिल्प नहीं तोड़ा गया है। जैसे हिंदी चेतना के और प्रगतिवादी चेतना के बहुत बड़ा नाम दुष्यंत कुमार जी का लिया जाता है। उनकी गज़लों में उरूज की, व्याकरण की इतनी गलतियां हैं कि उस पर शोध पत्र लिखे जा सकते हैं, लेकिन उनका कथ्य इतना मजबूत था कि वो आपको याद रह जाते हैं। सबसे बड़ी खूबी गज़ल की ये है कि उद्धरणीयता, इसकी कोटेबिलिटी। आपको खुली कविता की बहुत कम पंक्तियां याद रहती हैं जब तक वो बहुत फोर्सफुल ना हो,
लेकिन अगर एक शेर आपके मन में उतर जाए तो फिर वो अंतिम समय तक आपके साथ रहता है, मतलब हमारे साथ रहता है। ऐसे बहुत से शेर हैं। जैसे जॉन एलिया साहब एक जगह कहते हैं कि यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। ये गजल थी उनकी कि दाग ही दोगे मुझको दान में क्या, दाग ही दोगे मुझको दान में क्या। इस गजल के और भी शेर हैं कि क्यों नहीं बोलते मेरे हक में, आबले पड़ गए जबान में क्या। और अपनी महरूमियां छुपाते हैं हम गरीबों की आन बान में क्या। मेरे गुरु भाई हैं विकास शर्मा राज, उनका एक शेर मुझे याद आता है, और जब गज़ल कहता हूँ तो बहुत रोकता हूँ अपने आप को। वो शेर ये था कि लुगत यानी शब्दकोश, लुगत खोले हुए हूँ फारसी की, लुगत खोले हुए हूँ फारसी की, ज़रूरत क्या है ऐसी शायरी की। मतलब जिस शायरी के लिए आपको, और अंग्रेज़ी वाले भी ये कहते हैं कि इट्स ऑलवेज वेरी इजी टू बी डिफ़िकल्ट एंड वेरी डिफ़िकल्ट टू बी इजी। सहज भाव से बात कही हो लेकिन उसका अर्थ विस्फोट हो तो वो गज़ल साथ रह जाती है। प्रणाम। इस बीच बहुत से लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर प्रियंका वैद्या जी, मोनिका जी, प्रत्युष गुलेरी जी, जयनारायण कश्यप जी, पवनेंद्र गुप्ता जी, भाई तरुण जी, कुलदीप गर्ग जी, आप सबका स्वागत। मैं बस एक अनाधिकार चेष्टा कर रहा हूँ गज़ल पे, मुझे आता जाता नहीं है कुछ भी, जस्ट अपनी एक बात रख रहा हूँ। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि आसान शब्दों में जब हम कोई चीज़ कहते हैं, लेकिन प्रताप जरयाल जी आए हैं, प्रतिभा जी आई हैं, विनोद शर्मा जी आए हैं, आप सबका स्वागत। आसान शब्दों में अगर हम कोई चीज़ कहें, लेकिन आसान, फिर वो आसानी इतनी भी ना हो जाए कि मैं वहाँ जाता बहुत हूँ, मैं यहाँ आता बहुत हूँ। होने को ये भी शेर हुआ लेकिन इसमें कोई कंटेंट नहीं है, कोई दलील नहीं है। अब गज़ल की सबसे छोटी इकाई शेर पे आते हैं। शेर, बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने शेर लिखा है। जो शेर लिखा जाए वो कोई बड़ी बात नहीं है, शेर होना चाहिए। इसको ये भी कहा जाता है कि ऊपर से जो ईश्वर है वो आपको शेर देता है। तो वो शेर अगर आता है तो वो शायर को खुद को भी पता नहीं होता कि ये मैंने ऐसा लिखा है, वो ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में उसने कुछ ऐसा लिखा होता है एक हॉटलाइन के बाद कि वो शेर लिखा नहीं जाता, शेर होता है। हाँ ठीक है कि उसका आगे के शेर कहने के लिए आपको एक बंदी बंधाई रस्सी पे चलना है। उसे ये भी कहा जाता है कि अति प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। हमारे संत कवियों ने भी इस तरह की चीज़ कही है। तो गज़ल लिखना लगभग ऐसा ही है। हाँ, प्रियंका जी ने ठीक कहा, एक डिवाइन इंस्पिरेशन होती है या फिर एक परकाया प्रवेश जैसी स्थिति हो जाती है कि हम किसी कैरेक्टर में घुस जाएं और फिर वो शेर कहें। और फैज़ अहमद फैज़ साहब ने एक बार कहा था कि यार अपने साथ झूठ मत बोलो। उनसे पूछा गया था कि आपकी गज़ल की इंस्पिरेशन क्या है, तो उनका ये कहना था कि जो होता है उसको लिखो। अब मेरे पेट में 4 दिन से खाना ना गया हो और मैं इश्क पे शायरी करूं, या मैं एक बहुत भरा पूरा इंसान हूं और मैं एक ओढ़ी हुई संवेदना लेके जस्ट एक प्रगतिवाद का दिखावा करने के लिए मैं किसी भूखे इंसान पे गज़ल कहूं, तो वो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। गज़ल एक बहुत जिम्मेदारी के साथ कही जाने वाली चीज़ है। जैसे पिछले दिनों एक शेर हुआ था, मैं वो शेर आपके साथ साझा करता हूँ। मेरी गज़ल का एक शेर है कि लफ्ज़ों में तो शामिल है वो, लफ्ज़ों में तो शामिल है वो, मगर मानी से गायब। लफ्ज़ों में तो शामिल है वो, मगर मानी से गायब। जिसने सब किरदार जिए हैं, जिसने सब किरदार जिए हैं, वही कहानी से गायब। अगला शेर था इसका कि
हाँ, भारती जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहा जाना चाहिए। लफ्ज़ों में तो शामिल है वो मगर मानी से गायब, जिसने सब किरदार जिए हैं वही कहानी से गायब। एक थे हम कि चैन से पल भर टिकना भी मंजूर न था, और एक आज के बच्चे हैं सारे शैतानी से गायब। एक शेर देखिए कि झील सी उसकी गहरी आंखें खुश्क पड़ी हैं किस दुख से। झील सी उसकी गहरी आंखें खुश्क पड़ी हैं किस दुख से, ऐसा क्यों लगता है जैसे पानी पानी से गायब। एक था। उसके बाद जब हम एक बात करते हैं हिमाचल में गज़ल के विकास की और हिमाचल में गज़ल को सींचने वाले लोगों की, तो मैं अक्सर ये देखता हूँ कि हमारे पुरखों ने गज़ल में बहुत काम किया। अब मैं उस शोध पत्र की तरह अपने संवाद को नहीं बनाना चाहता कि जिसमें कल को मुझे ये सुनने को मिले कि आपने हमारा नाम नहीं लिया, आपके शोध पत्र से मैं गायब था। तो मैं वैसा नहीं करना चाहता, क्योंकि सब मेरे लिए सम्माननीय हैं, लेकिन फिर भी जिन्होंने वास्तव में कुछ किया है मैं उनको याद करते हुए मतलब आपको उनकी एक याद करवाना चाहता हूँ। गज़ल में हिमाचल का जहाँ तक एक प्रश्न है, वन मंत्री रहे हिमाचल सरकार में लालचंद प्रार्थी साहब, हमारे पिताजी के मित्रों में से थे। चांद कुल्लुई साहब, उन्होंने गज़ल को बहुत सींचा। उसके बाद परमानंद शर्मा जी अभी अकेडमी के पेज से वो लाइव हुए थे, जिन्होंने गालिब की गज़लों का पहाड़ी में अनुवाद भी किया। उसके बाद स्वर्गीय मनोहर शर्मा सागर पालमपुरी साहब, फिर स्वर्गीय सुदर्शन कौशल नूरपुरी साहब, उसके बाद अमर सिंह फिगार जी सोलन से, उसके बाद नरेश चंद्र साथी जी शिमला से, उसके बाद गुलशन नदौनवी, इनका नाम बहुत कम लोगों ने सुना है, बहुत कम लोगों ने सुना है, लेकिन इनकी बहुत कंट्रीब्यूशन गज़ल के लिए रही है। उसके बाद हमारे पिताजी के मित्रों में से ही स्वर्गीय बिहारी लाल बहार शिमलवी, ये पहले बहार कुल्लवी होते थे लेकिन फिर शिमला में बस गए तो बहार शिमलवी हो गए। अरमान शहाबी साहब, तालत इरफानी साहब, खेमराज गुप्त साहब, डॉक्टर शबाब ललित, कृष्ण कुमार तूर साहब तो अब भी गज़ल की खिदमत कर रहे हैं, धर्मशाला में रहते हैं। जाहिद अब्रोल साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है गज़ल में। सुरेश चंद्र शौक साहब, जिनकी गज़ल कॉलेज के वक्त से हमारे साथ है कि जाना था रास्ते में अगर छोड़कर मुझे, हम राह क्यों लिया था मेरे हम सफ़र मुझे। अब देखिए, इसमें भी इश्क की बात है, एक प्यार के एहसास की बात है, लेकिन किस नाजुक मिजाजी के साथ ये शेर कहा गया कि जाना था रास्ते में अगर छोड़कर मुझे, हम राह क्यों लिया था मेरे हम सफ़र मुझे। और जी, अभी अध्ययन मंडल नादौन ने गुलशन जी के साथ ही इन्फॉर्म किया है कि लाला जगन्नाथ कमाल साहब भी थे। जी बिल्कुल होंगे। उसके बाद ज़िया सदीकी साहब, प्रफुल्ल कुमार परवेज साहब और द्विजेंद्र द्विज जी, उन्होंने समकालीन गज़ल। प्रियंका जी, मैं आपके प्रश्न पे आऊँगा कि गज़ल के अनुवाद के संदर्भ में आप क्या सोचते हैं। मैं नोट कर लेता हूँ, मैं इस पे बिल्कुल इस पे बात करेंगे हम गज़ल के अनुवाद पे। जी, उसके बाद डॉक्टर प्रेम भारद्वाज, जिनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही गज़ल को, और इन्होंने हिंदी और पहाड़ी में तो ये आप सब जानते हैं कि उन्होंने ऐसे बिंब उठाए कि वो आम जनमानस से बिल्कुल वाबस्ता थे। उसके बाद प्रेम भारद्वाज जी का जब हम नाम लेते हैं तो साथ ही हम भाई पवनेंद्र पवन जी, इनकी हाल ही में किताब आई है, लेकिन कोरोना काल की वजह से वो अभी मंजर आम पे नहीं आ सकी, लेकिन आएगी।
इनकी किताब छप चुकी है। विनोद प्रकाश गुप्ता जी, रिटायर्ड IAS। गुप्ता साहब के बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जितना परिवर्तन वो अपनी गज़लों में पिछले 4-5 साल में लेकर के आए हैं, वो अपने आप में विलक्षण है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि नए लोग जब गज़ल के अनुशासन से भागते हैं और फिर ये ऐलान भी करते हैं कि अनुशासन ही सब कुछ नहीं है, गज़ल तो मनोभाव हैं, बिल्कुल मनोभाव हैं। लेकिन विनोद प्रकाश गुप्ता जी ने बहर सीखी, कुछ लोगों को गुरु किया इस उम्र में भी, और फिर गज़ल को सीखा और फिर एक किताब दी। तो इनकी भी कंट्रीब्यूशन है गज़ल में। रूप सिंह फूल जी का नाम प्रत्युष अंकल ने लिखा, बिल्कुल सही बात। उसके बाद डॉक्टर MB शर्मा मधुर जी की किताब दस्तक, बहुत अच्छी किताब, उनकी भी गज़ल में कंट्रीब्यूशन है। कमल नैन शर्मा, इन्होंने भी कुछ गज़लें बहुत अच्छी कही हैं, लेकिन अभी ये उसको प्रकाशित नहीं करवा पाए हैं। इसके साथ चंद्ररेखा डडवाल जी हैं, उनका भी गज़ल में अच्छा दखल है। अशोक कालिया साहब यहाँ पहुँच गए हैं, छंद की बेहद समझ रखने वाले अशोक कालिया साहब का भी स्वागत है। उसके बाद मैडम नलिनी विभा नाजली साहिबा, आपकी संगीत और गज़ल दोनों के साथ वाबस्तगी है। उसके बाद नरेश पाल निसार, ये बिल्कुल बॉर्डर पे हैं इंदौरा की तरफ, अच्छी गज़लें कहीं। सतपाल ख्याल, नए लोगों में नहीं प्रियंका जी, अनुशासन के बिना गीत भी नहीं है। नहीं, ये मैं बिल्कुल मैं इस पे भी आऊँगा, मैंने आपका ये प्रश्न भी नोट कर लिया। अनुशासन के बिना गज़ल गीत है नहीं, गीत और गज़ल ये जितनी गेय विधाएँ हैं, चाहे वो नज़्म है, चाहे वो रुबाई है, चाहे वो शेर है, चाहे वो कत्ता है, चाहे वो गज़ल है, ये सब अनुशासन के बिना नहीं चल पाएंगे। खुली कविता या गद्य वो ठीक है, उसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। उसके बाद विकास राणा, बहुत अच्छी गज़लें कहीं। उसके बाद मोनिका शर्मा ने भी अच्छी गज़लें कहीं। प्रताप जरयाल ने बहुत मेहनत की है गज़ल पे। विनोद भावुक ज़्यादातर पहाड़ी में कहते हैं, लेकिन गज़ल की सेंसिबिलिटी का उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है। अनंत आलोक भाई सिरमौर से हैं, बहुत अच्छी गज़लें। इनका दोहे में भी बहुत अच्छा, दोहा भी प्रियंका जी, दोहा भी छंद में ही होगा। ये कुछ नाम थे। इसके अलावा भी मुझे भारती कुठियाला जी ने एक किताब अपने बच्चे की भेजी थी, अपने बेटे की, अंशुल कुठियाला। अभी मैं वो गज़लें पढ़ नहीं पाया, लेकिन अच्छा लगा कि एक और नई पीढ़ी का एक व्यक्ति गज़ल की खिदमत के लिए हाजिर हुआ है। अंशुमन कुठियाला जी, बिल्कुल, मैंने अभी नाम लिया अंशुमन कुठियाला का। तो ये सारा गज़ल का जो एक हिमाचल, हाँ, सुमित राज भाई का नाम मैं भूल गया, नासिर यूसुफ जई साहब नाहन से हैं, ये सब लोग बहुत अच्छी गज़लें कह रहे हैं। और मुझे खुशी अब इस चीज़ की है कि गज़ल के व्याकरण को एक्नॉलेज करने वाले, उसके अस्तित्व को स्वीकारने वाले लोग अब ज़्यादा हो रहे हैं। अदरवाइज़ बहुत पहले तक ये स्थिति थी कि गज़ल का क्या है, तुक मिलाया गज़ल हो गई। लेकिन वो ज़ौक़ का एक उस्ताद ज़ौक़ का एक शेर था कि न हुआ पर न हुआ मीर का अंदाज़ नसीब, न हुआ पर न हुआ मीर का अंदाज़ नसीब, ज़ौक़ यारों ने बहुत ज़ोर गज़ल में मारा। तो हाँ, वीरेंद्र शर्मा वीर जी ने फिर से नाम लिया है उनका, बिल्कुल बिल्कुल। तो गज़ल अपने आप में एक, सच कहें तो खून पीने वाली विधा है। महेश अक्सर ये कहते हैं कि खून थूकना पड़ेगा। उसकी एक वजह यह है कि हम में से बहुत से लोग बहुत जल्दबाजी में शेर कह के छोड़ देते हैं, या फिर इतने बड़े बड़े शब्द गज़ल में डाल देते हैं कि उनको बयान करना खुद के लिए मुश्किल हो जाता है। उर्दू के शब्दों से गज़ल नहीं होती है, हिंदी के शब्दों से गज़ल नहीं होती। वीरेंद्र शर्मा वीर जी का भी स्वागत है।
गज़ल तो सेंसिबिलिटी से होती है और अपने कहने के अंदाज से है। एक प्रश्न अक्सर मन में आता है कि बहुत से लोग, आप देखिए कि कबीर साहब ने भी गज़ल कही कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन को बेकरारी क्या। अब देखिए उस ज़माने से अमीर खुसरो, उसके बाद मीर साहब, उसके बाद दक्कन में पता नहीं कितने लोग, और फिर उसके बाद मिर्ज़ा गालिब, उसके बाद जो नई धारा गज़ल की आई, इन सब ने इतनी अच्छी गज़लें कही हैं और इतने मजमून बांधे हैं, इतने अच्छे विषयों पे गज़ल कही है कि अब नए शायर को ये सोचना पड़ता है कि वो ऐसा क्या कह दे जो औरों से अलग हो। जीपीएस खार्टी, विजयपुरी जी का स्वागत है, चौहान रविता जी का स्वागत है, संजय सूद जी का, सोनिया दत्त पखरोलवी जी आई हैं, आप सबका स्वागत। तो गज़ल तब होगी जब हम कुछ नया कहेंगे। इश्क और या भूख को लेकर के हम प्रगतिवादी झंडा उठा करके अगर हम नारेबाजी तक उतर आएंगे तो वो गज़ल के साथ न्याय नहीं होगा। मेरे बहुत पसंदीदा शायरों में से हैं, हालांकि मज़ाह के शायर हैं, व्यंग्यात्मक शायरी करते हैं, पाकिस्तान के शायर थे दिलावर फिगार। उनका एक शेर मुझे अक्सर याद आता है कि अदब को जिनसे बाजारी न करना, बाजार में बिकने वाली चीज़ मत बना देना। अदब को जिनसे बाजारी न करना, गज़ल के साथ बदकारी न करना। गज़ल के साथ बदकारियाँ जो हो रही हैं उनके प्रति बहुत पीड़ा मन में जागती है। अब ये हो रहा है कि अब अगर व्याकरण की समझ हमें आ रही है तो अब कहीं ना कहीं हमारा कंटेंट पीछे छूट रहा है। सामने ऐसी गज़लें आती हैं जिनसे बेहतर शेर उसी ज़मीन में, उसी मजमून पे गालिब साहब बहुत पहले कह चुके हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हमने गज़ल को क्या नया दिया, हम ऐसा कौन सा मुहावरा लेके आए कि जिससे ये लगे कि ये कुछ हमारा अलग से हमने गज़ल को दिया। इससे पहले कि समय समाप्त हो, मैं कुछ एक अपनी गज़लें आपके सामने पेश करता हूँ। माना एक गज़ल पेश कर रहा हूँ कि माना ये रात उसने बनाई हुई तो है, माना ये रात उसने बनाई हुई तो है, पर सुबह भी उसी की सजाई हुई तो है। और जो मुझ में रह रहा है उसे उससे मांगना, जो मुझ में रह रहा है उसे उससे मांगना। गंगा उलट ये मैंने बहाई हुई तो है, गंगा उलट ये मैंने बहाई हुई तो है। और ये शेर देखिएगा ख़ास तौर पे कि कट कट के आंसुओं में बहीं दिल की किरचियाँ, कट कट के आंसुओं में बहीं दिल की किरचियाँ, किस्तों में मेरी खुद से रिहाई हुई तो है। और मुमकिन है सुबह आपको जिंदा न मिल सकूं, मुमकिन है सुबह आपको जिंदा न मिल सकूं, अब सर पे शाम कहर की आई हुई तो है। और ये शेर देखिएगा कि देखें मुआवजे में भी होता है क्या नसीब, देखें मुआवजे में भी होता है क्या नसीब, रकबे की फिर से नाप नपाई हुई तो है। ये गज़ल मैंने आपके सामने रखी। बेसिकली गज़ल के व्याकरण को निभाते निभाते बहुत बार मशीन बन जाने का ख़तरा हो जाता है। व्याकरण के साथ अगर कंटेंट भी साथ चलेगा तो मुझे लगता है कि गज़ल साकार हो उठेगी। एक उत्तर प्रदेश के नवाब थे, बहुत मज़ेदार कहानी है। तो उनका नाम था सित्ते रसूल कारी, सित्ते रसूल कारी उनका नाम था। और उनका जब जन्मदिन आया तो उनके मन में आई कि 30-40 शायरों को बुलाया जाए और उनको कहा जाए कि सित्ते रसूल ऐसी गज़ल कहें कि उसके अंत में रदीफ आए
सिब्ते रसूलकारी, सिब्ते रसूलकारी, मतलब हर शेर के अंत में सिब्ते रसूलकारी, सिब्ते रसूलकारी उनका नाम आए। तो जो अध्यक्षता कर रहे थे इस मुशायरे की, उनका क्या हाल हुआ होगा ये आप जान सकते हैं कि उन्होंने 40 शायरों को सुना और हर गज़ल के अंत में सिब्ते रसूलकारी, सिब्ते रसूलकारी, सिब्ते रसूलकारी आ रहा था। तो जब उनका अध्यक्षीय संबोधन आया और सबसे अंत में उनकी गज़ल की बारी आई, तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक शेर सुनाऊंगा, और वो शेर ये है कि आप सबको इतना ज़्यादा सिब्ते रसूलकारी सुन लिया है कि अब मैं एक ही शेर सुना पाऊंगा, और वो शेर ये है कि दीवारों दर से उसके वहशत बरस रही है, दीवारों दर से उसके वहशत बरस रही है, दालान में पड़ा है सिब्ते रसूलकारी। उसके बाद ये मुशायरा जाहिर है बर्बाद होना था, हुआ। तो रदीफ बहुत लोग ऐसी चुन लेते हैं जिसको निभाना मुश्किल होता है, या फिर वो इतनी आम फहम हो जाती है कि उसको शायर उसके बोझ के नीचे ही दब जाता है। अब एक गज़ल मुलाहिजा करें कि आसमां पंच तत्व की जब हम बात करते हैं, क्षितिजल पावक पवन समीरा, 5 एलिमेंट्स, 5 तत्वों की जब हम बात करते हैं, तो वो एक मेरी गज़ल का शेर देखिए कि आसमां धरती हवा और आग पानी सब, आसमां धरती हवा और आग पानी सब, जिंदा रहने की यही तो है निशानी सब। आसमां धरती हवा और आग पानी सब, जिंदा रहने की यही तो है निशानी सब। और धुंध को भी धूप ही कहने लगी दुनिया, धुंध को भी धूप ही कहने लगी दुनिया, कुछ नहीं ये आपकी है मेहरबानी सब। और शेर देखिए कि ख्वाब को ताबीर दे देने की ख्वाहिश थी, खप गए बरसों हमारे जिंदगानी सब। शायर को साइंसी एतबार से भी ठीक होना चाहिए, शायर जो लिखे उस पर खड़ा रह सके, ये बहुत ज़रूरी है। एक शायर थे ततील शिफाई साहब, और उनका शेर था, वो देखिए कि उसमें लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, वो शेर में कितनी खूबसूरती से आता है कि ततील अपने लिए वो कशिश ज़मीन में है, ततील अपने लिए वो कशिश ज़मीन में है, यहीं गिरेंगे जहाँ से गिरा दिए जाएं। ये उनकी बड़ी मशहूर गज़ल है कि तमाम शहर के रास्ते सजा दिए जाएं, हम आ गए हैं तो कांटे बिछा दिए जाएं। एक शेर, एक गज़ल से कुछ एक शेर और देखिए। 7:36 हुए हैं अभी। खुद से बचने का भी रास्ता रखा है। ऐसी कैफियत जीवन में हर व्यक्ति के साथ आती है जब आदमी खुद से बचना चाहता है, कोई ना कोई चोर दरवाज़ा ढूंढता है अपने आप को छुपा लेने के लिए। तो बहुत से शायरों ने कहा कि, एक उस्ताद शायर का मुझे शेर याद आ रहा है कि ए रात मुझे माँ की तरह गोद में ले ले। अब ये जो बड़े मशहूर शायर माँ की शायरी करते हैं, उनसे कितने अलग हैं और कितना प्यारा शेर है ये आप देखिए कि ए रात मुझे माँ की तरह गोद में ले ले, दिन भर की मशक्क़त से बदन टूट रहा है। इसमें नारेबाजी नहीं है माँ को लेकर के, जैसे एक बड़े मशहूर शायर इन दिनों करते हैं। तो जब आदमी खुद से बचना चाहता है तो फिर क्या कैफियत होती है। जनाब अशोक कालिया साहब, बहुत शुक्रिया। गज़ल देखिएगा कि खुद से बचने का भी रास्ता रखा है, खुद से बचने का भी रास्ता रखा है, दिल में छोटा सा दरवाज़ा रखा है।
खुद से बचने का भी रास्ता रखा है, दिल में छोटा सा दरवाज़ा रखा है। और महफिल महफिल शोरो गुल में डूबा हूँ, महफिल महफिल शोरो गुल में डूबा हूँ, बाद उसके यूं खुद को तन्हा रखा है। और पीठ के पीछे खंजर लेकर आ जाओ, पीठ के पीछे खंजर लेकर आ जाओ, तुम पर भी तो यार भरोसा रखा है। और ये शेर देखिएगा, थोड़ी थोड़ी मरने की धुन भी सीखी, थोड़ी थोड़ी मरने की धुन भी पाई, हमने ऐसे खुद को जिंदा रखा है। और शेर देखिएगा कि क्या होगा, क्या होगा जब कोई थकन ये पूछेगी, क्या होगा जब कोई थकन ये पूछेगी, तुमने भी कुछ ठौर ठिकाना रखा है। बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल मुझे लगता है कि और मैं पेश करता हूँ कि वो जो कहे उस पर राज़ी हो जाऊँगा, वो जो कहे उस पर राज़ी हो जाऊँगा। मीना सूद जी बहुत शुक्रिया, कुलदीप भाई बहुत शुक्रिया, इंद्र ठाकुर जी धन्यवाद, ठाकुर विशाल सिंह जी आए हैं, आप सबका स्वागत। मैं इतना डूब जाता हूँ सुनने सुनाने में कि मैं जितने लोग कमेंट्स कर रहे हैं मैं उनको एक्नॉलेज नहीं कर पा रहा, मुझे क्षमा करेंगे। मैं आप ये मान लें कि मैं आपका आभारी हूँ। शेर देखिए कि डॉक्टर आशुतोष गुलेरी भी पहुँचे हैं, आपका भी स्वागत, यतिन पंडित जी का भी स्वागत। वो जो कहे उस पर राज़ी हो जाऊंगा। जगदीश शर्मा अंकल आए हैं, प्रणाम, बहुत शुक्रिया। वो जो कहे उस पर राज़ी हो जाऊंगा, कम लगता है ऐसा भी हो जाऊंगा। वो जो कहे, एक इंडिविजुअलिटी, वो जो कहे उस पर राज़ी हो जाऊंगा, कम लगता है ऐसा भी हो जाऊंगा। और शाम को फिर तहसील खुलेगी यादों की। शेर देखिए, शाम को फिर तहसील खुलेगी यादों की, फिर मैं फाइल की अर्जी हो जाऊंगा। शाम को फिर तहसील खुलेगी यादों की, फिर मैं फाइल की अर्जी हो जाऊंगा। और आखिर एक दिन मुझ तक ही जो आएगी, आखिर एक दिन मुझ तक ही जो आएगी, तेरे नाम की वो चिट्ठी हो जाऊंगा। आखिर एक दिन मुझ तक ही जो आएगी, तेरे नाम की वो चिट्ठी हो जाऊंगा। और शेर देखिए भाई रमेश मस्ताना जी, जी बिल्कुल, मैं पिताजी का भी एक शेर सुनाऊंगा आपको। ये शेर देखिए कि आखिर एक दिन मुझ तक ही जो आएगी, तेरे नाम की वो चिट्ठी हो जाऊंगा। भाई हितेंद्र जी बहुत शुक्रिया, समय सीमा हटाने के लिए बहुत आभार। आखिर एक दिन मुझ तक ही जो आएगी, तेरे नाम की वो चिट्ठी हो जाऊंगा। और शेर देखिएगा कि तुझसे बिछड़कर आंखों तक दिल भर आया, तुझसे बिछड़कर आंखों तक दिल भर आया। मैंने सोचा था खाली हो जाऊंगा, मैंने सोचा था खाली हो जाऊंगा। और शेर देखिए कि मेरे मुस्तकबिल में, मेरे फ्यूचर में, मेरे मुस्तकबिल में तेरे ढलने तक प्यारे मैं अपना माजी हो जाऊंगा। अंकल प्रणाम, बहुत शुक्रिया। शाम को फिर तहसील खुलेगी यादों की, मैं फिर फाइल की अर्जी हो जाऊंगा। और बहुत शुक्रिया जय नारायण कश्यप जी का, बहुत शुक्रिया। एक मकालमा जिसे कहते हैं, संवाद शैली के, हाँ जी बहुत शुक्रिया।
कि एक ही शेर में खुद ही सवाल हो और खुद ही जवाब हो, एक तरह से कम्युनिकेटिव फॉर्मेट और संवाद। ये जॉन एलिया साहब से मुतासिर हूँ, तो उन्हीं की ज़मीन में एक गज़ल पेश कर रहा हूँ कि रदीफ है नहीं तो है आंखें आंसुओं से तर, नहीं तो है आंखें आंसुओं से तर, नहीं तो भिगोना है कोई मंजर, नहीं तो है आंखें आंसुओं से तर, नहीं तो भिगोना है कोई मंजर, नहीं तो कोई अफसोस कोई डर, नहीं तो हम अपने आपे से बाहर, नहीं तो कहीं इल्ज़ाम रुस्वा हो ना जाए, कहीं इल्ज़ाम रुस्वा हो ना जाए तुम्हारी पीठ पर खंजर, नहीं तो ज़बां को अक्ल करना पड़ रहा है, वो कर देगा मुझे अंदर, नहीं तो और जहां में आके तुम खुश हो रहे हो, जहां में आके तुम खुश हो रहे हो मिले दुख दर्द के लश्कर, नहीं तो। और आखिरी शेर देखिएगा, इशारों में कैसे बात की जाती है। नारेबाजी से हटके जब कोई, तब इश्क की बात भी अच्छी लगती है अगर वो नारे की तरह ना हो, छद्म ना हो उसमें। है आंखें आंसुओं से तर, नहीं तो भिगोना है कोई मंजर, नहीं तो कोई अफसोस कोई डर, नहीं तो हम अपने आपे से बाहर, नहीं तो। अब शेर देखिए, तुम उसको याद करते हो, वजह है, यानी ठीक बात है, तुम उसको याद करते हो, वजह है, बताओगे उसे मिलकर, नहीं तो तुम उसको याद करते हो, वजह है, बताओगे उसे मिलकर, नहीं तो। ये था। अभी बीच में वीरेंद्र शर्मा वीर जी ने और मस्ताना जी ने आदेश किया कि पिताजी की कोई गज़ल सुनाई जाए, तो पिताजी से जब हम उनके साथ बैठ जाते थे, अंगीठी जली हुई होती थी, सर्दियों के दिन और बारिश हो रही होती थी बाहर, तो हम पिताजी से कहते थे कि पिताजी कुछ गा के सुनाइए। और पिताजी की आवाज़ बहुत अच्छी थी, जगदीश शर्मा अंकल जानते हैं, प्रत्युष जी, तो वो बहुत झूम के एक गज़ल हम लोगों को सुनाते थे। और वो गज़ल थी कि जंगल हैं महवे ख्वाब, हवा में नमी सी है, जंगल है महवे ख्वाब, हवा में नमी सी है, पेड़ों पे गुनगुनाती हुई खामोशी सी है। ये पिताजी की गज़ल के शेर सुना रहा हूँ। और ओढ़े हुए हैं धुंध की चादर तो क्या हुआ। मैं रोज़मर्रा के जीवन में कई बार महसूस करता हूँ कि पिताजी मेरे कंधे पे बैठ के मुझे अपने शेरों के रास्ते जो इस्तियारे वो देते हैं, जो संकेत देते हैं, उनके ज़रिए मुझे बता रहे हैं कि थकना मत। तो वैसा ही एक शेर है कि जंगल है महवे ख्वाब, हवा में नमी सी है, पेड़ों पे गुनगुनाती हुई खामोशी सी है, और ओढ़े हुए हैं धुंध की चादर तो क्या हुआ। ओढ़े हुए हैं धुंध की चादर तो क्या हुआ, इन पर्वतों के पीछे कहीं रोशनी सी है। और ये शेर एक गाइडिंग फोर्स बन जाता है मेरे लिए, एक पोल स्टार बन जाता है मेरे जहाज़ के लिए, जो कभी कभी समुंदर में भटकने लगता है। बहुत शुक्रिया। और एक अपनी ही एक और गज़ल से मैं सुनाता हूँ कि अपने सीने पे लेके छत निकले। एक लफ्ज़ आएगा माजरत। माजरत कहते हैं कि जैसे मैं आपसे माजरत कर रहा हूँ कि मैं एक एक का नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्षमा मांगना।
तो अपने सीने पे लेके छत निकले, करके हम घर से माजरत निकले। अब मैंने ये ऐलान तो नहीं किया कि मैंने कोरोना पे 25 कविताएं लिखी या 20 गज़लें लिखी। हाँ, ये जो विश्व की महामारी है, ये कहीं ना कहीं सोच में आ जाती है और उसको नाम दिए बगैर वो कहीं ना कहीं किसी गज़ल में अपनी जगह ढूंढ लेती है, किसी गद्य के टुकड़े में अपनी जगह ढूंढ लेती है। तो बिना नाम के ही, बिना कोई घोषणा किए, ये महामारी कहीं ना कहीं इस गज़ल में शायद आ गई हो। अपने सीने पे लेके छत निकले, करके हम घर से माजरत निकले। अपने सीने पे लेके छत निकले, करके हम घर से माजरत निकले। और कुछ ताल्लुक नहीं था आँखों से, कुछ ताल्लुक नहीं था आँखों से, अश्क तो दिल के मातहत निकले। कुछ ताल्लुक नहीं था आँखों से, अश्क तो दिल के मातहत निकले। और नफ़रतों ने तो पूरी कोशिश की, नफ़रतों ने तो पूरी कोशिश की, प्यार की कैसे दिल से लत निकले। और शेर देखिए, महामारी को उर्दू में वबा भी कहते हैं कि भूख ही बन गई वबा जिसकी। स्टे एट होम, भूख ही बन गई वबा जिसकी, कैसे कह दूं वो घर से मत निकले। भूख ही बन गई वबा जिसकी, कैसे कह दूं वो घर से मत निकले। और जिस्म बेजान हो गया नवनीत, जिस्म बेजान हो गया नवनीत, चार कांधों के मार्फत निकले। अपने सीने पे लेके छत निकले, करके हम घर से माजरत निकले। और नफ़रतों ने तो पूरी कोशिश की, नफ़रतों ने तो पूरी कोशिश की, प्यार की कैसे दिल से लत निकले। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ बहुत कुछ ऐसा होता है कि जो आपके एहसास में खुद ब खुद दाखिल हो जाता है। अब पिछले दिनों एक शेर हुआ कि कभी नफ़रत कभी डर बुन रही है। ये शेर देखिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है, ये शेर देखिएगा कि कभी नफ़रत कभी डर बुन रही है, मोहब्बत कैसी चादर बुन रही है। और ये शेर भी देखिएगा कि मेरी छाती का पत्थर क्यों ना पिघले, है एक औरत जो स्वेटर बुन रही है। मेरी छाती का पत्थर क्यों ना पिघले, है एक औरत जो स्वेटर बुन रही है। और बड़ी होकर मिलेगी जिंदगी से, अभी बच्ची शरारत बुन रही है। बड़ी होकर मिलेगी जिंदगी से, बड़ी होकर मिलेगी जिंदगी से, अभी बच्ची शरारत बुन रही है। और एक ताज़ा गज़ल से दो तीन शेर देखिएगा। आप जो टीवी चैनल्स पे देखते हैं, आप जो अखबार में पढ़ते हैं, या जो कुछ हमारे आसपास होता है, और फिर नारी विमर्श, स्त्री विमर्श की बात करते हैं, कुछ कहीं कुछ किसी विमर्श की बात करते हैं। मुझे नहीं पता मैं कौन सा विमर्श करता हूँ। शेर सुनिए। वो लुटकर आई फाका था सुना है। अब इसमें रदीफ है सुना है। अब कैसे कैसे सुना है वो देखिएगा। वो लुटकर आई फाका था सुना है, बदन पर उसके गहना था सुना है। वो लुटकर आई फाका था सुना है, बदन पर उसके गहना था सुना है। नहीं मिलती यहाँ पानी की बूंदें, नहीं मिलती यहाँ पानी की बूंदें,
इसी मिट्टी में सोना था सुना है, इसी मिट्टी में सोना था सुना है, पुराने किस्से मुझको मत सुनाओ, वतन सोने की चिड़िया था सुना है। और ये शेर देखिएगा कि फ़कत चेहरे बचे हैं क्या गिनूं मैं, फ़कत चेहरे बचे हैं क्या गिनूं मैं, यही इंसान होता था सुना है। और बची है अपनी आंखों में नमी बस, बची है अपनी आंखों में नमी बस, बची है अपनी आंखों में नमी बस, कभी ख्वाब होता था सुना है। अब पुरानी बात है, अब देखिए इशारों में कैसे शायर कोई भी बात करता है। पुरानी बात है बेहद पुरानी, पुरानी बात है बेहद पुरानी, मैं अपने साथ होता था सुना है। पुरानी बात है बेहद पुरानी, मैं अपने साथ होता था सुना है। थोड़ा सा क्षमा करेंगे। पुरानी बात है बेहद पुरानी, मैं अपने साथ होता था सुना है। कुलदीप भाई धन्यवाद, ख्याल साहब बहुत शुक्रिया, चेरानंद आनंद भाई आए हैं, बहुत शुक्रिया। पुरानी बात है बेहद पुरानी, मैं अपने साथ होता था सुना है। हवेली आज भी सूनी है लेकिन, हवेली आज भी सूनी है लेकिन, कोई आवाज़ देता था सुना है। मुझे दिखता है रेगिस्तान जिनमें, मुझे दिखता है रेगिस्तान जिनमें, उन्हीं आंखों में दरिया था सुना है। और फिर से एक बार इस वैश्विक महामारी की तरफ चलते हैं। मुझे दिखता है रेगिस्तान जिनमें, उन्हीं आंखों में दरिया था सुना है। और जिन्हें नवनीत मंजिल ने पुकारा, जिन्हें नवनीत मंजिल ने पुकारा, उन्हें रस्तों ने मारा था सुना है, उन्हें रस्तों ने मारा था सुना है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इतने धैर्य के साथ मुझे सुना है कि मैं अगर शब्दों में व्यक्त करना चाहूँगा तो शायद मैं कामयाब नहीं हो पाऊँगा। प्रियंका जी ने दो सवाल रखे थे। एक तो ये था कि गज़ल के अनुशासन, बहुत आपका बहुत आभार, भारती कुठियाला जी, आशुतोष गुलेरी जी और आप सबका। शारदानंद गौतम आए हैं, आपका भी शुक्रिया। देखिए गज़ल का ट्रांसलेशन, सबसे पहले तो ट्रांसलेशन अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। ये उतना ही मुश्किल है जितना किसी भी आत्मकथा के अपनी तारीफ का एक डॉक्यूमेंट बन जाने का ख़तरा है, उतना ही ख़तरा किसी भी रचना के ट्रांसलेशन में गायब हो जाने का होता है। और ख़ास तौर पे गज़ल को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो शायद वो हो नहीं पाएगा। जहाँ तक इसकी बात है कि गज़ल अगर अनुशासन में नहीं है और वो छंद मुक्त है तो वो गीत हो जाएगा। जितनी गेय विधाएं हैं, जितनी गाई जाने वाली विधाएं हैं, वो अनुशासन में उनका एक अपना अनुशासन है। और वो अनुशासन जब तक हम नहीं निभाएंगे तब तक मुझे लगता है कि हम ना शेर कह पाएंगे ना गज़ल। जाहिर है जब शेर नहीं कह पाएंगे तो गज़ल कहाँ से कहेंगे। और नज़्म की जहाँ तक बात है तो वो भी नहीं कह पाएंगे, और कत्ता नहीं कह पाएंगे, दोहे नहीं कह पाएंगे, इवन हम चौपाई नहीं कह पाएंगे। और चौपाई के साथ साथ सोरठा, जितनी हमें रामचरितमानस में जो गोस्वामी जी ने जितनी विधाएं उसमें इस्तेमाल की हैं, अगर आप उसको साहित्य की दृष्टि से भी पढ़ें
तो वो बहुत माला माल करने वाली चीज़ है, चाहे वो सोठा है, चाहे छंद है, चाहे वो आपकी चौपाई है। और ये चौपाई कई बार इनका जी 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 भारती जी, मीटर ज़रूरी है। और बहुत सी बहरें हैं जो उर्दू में जो हमारा संस्कृत का जो छंद का छंद शास्त्र है वो बिल्कुल वही है, वो बिल्कुल वही है। और अब जैसे एक मोनिका शर्मा जी ने कहा कि शाख पर उनको हरा पत्ता बुरा लगता है, जर्द पत्तों का जो अंबार संभाले हुए हैं। जी हाँ, ये मेरी पुरानी गज़ल से आपने शेयर किया, बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे कि बहुत मीटर में रहकर ही इस तरह की विधा को हम हाथ डाल सकते हैं। और मीटर में रहना तो एक हाइजीन फैक्टर है कि ये होना चाहिए। MBA में हम लोग पढ़ते थे कि मतलब जैसे कुछ चीज़ें, आपके पास कुर्सी हो बैठने को, आगे मेज़ हो, ये तो हाइजीन फैक्टर है ही नहीं। हाँ, उसके बाद इंसेंटिव क्या है, तो गज़ल वालों के लिए इंसेंटिव ये है कि वो उसमें कुछ कंटेंट लेके आएँ। जैसे हमें संसद से लेकर के रिक्शा वाले तक शिव बटालवी के शेर लोग सुना देते हैं, हमें वसीम बरेलवी साहब के शेर सुना देते हैं। बहुत से मुशायरेबाज शायर हैं, उन पे मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन जब कोई मन को छूने वाली बात होगी, जैसे मेरी एक गज़ल का एक शेर था, तो वो मुझे बहुत से लोगों ने उसको सराहा कि अब मैं भूल रहा हूँ इस वक्त कि चश्मा बहता हुआ दरिया भी तो हो सकता है, कद मेरा आपसे ऊंचा भी तो हो सकता है, और ईंट के बदले में पत्थर नहीं फेंका जिसने, कोई तहजीब का मारा भी तो हो सकता है। मुझे लगता है कि वक्त होने को आ गया है, पूरे 8 बज गए हैं। बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर से कला भाषा एवं संस्कृति अकादमी का आभारी हूँ, डॉक्टर करण सिंह जी का आभारी हूँ, और हितेंद्र शर्मा जी का आभारी हूँ कि उन्होंने इस आयोजन की बात वो अपने मन में लाए और उन्होंने संपर्क किया और उसके बाद मैं ठीक से लाइव आ जाऊँ, इस बात की चिंता भी की। ये पर्सनल टच कहीं ना कहीं हम खो रहे हैं सब जगह, तो ये आज मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। बाकी आप जितने महानुभाव सुनने आए, मैं एक एक करके सबका नाम नहीं ले पाया, इसे आप मेरी नालायकी में शुमार कर लें और मुझे क्षमा कर दें, मैं माजरत करता हूँ आपसे। हाँ, जब ये वीडियो बन के आ जाएगा तो फिर मैं पूरे कमेंट्स भी देखूँगा और उस पर वादा करता हूँ कि एक एक करके सबको धन्यवाद करूँगा। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।